हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी देता हूं और साथ ही हम लेकर आए हैं पार्ट 14 जो टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, आपकी एक रिवीजन हो सकती है इससे। ठीक है, और एक क्विक रिवीजन के साथ साथ आपका एक जो छोटे या कम टाइम में आपकी ज़्यादा प्रेपरेशन या आपकी एक सेल्फ एवेल्यूएशन भी इससे हो जाएगी कि आपको क्या ये चीज़ें पता है या नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, अनाउंसमेंट हुई है कॉलेज कैडर। ठीक है, कॉलेज कमीशन निकला है यहाँ पे। तो कल से ही फॉर्म इसके भरने शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 मई। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राइट। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो पहली बात तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं नेट एग्ज़ाम, साथ में आपके जो भी TGT PGT या कॉलेज कैडर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वाले क्वेश्चन हैं, ये वाले जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ये सारे आपके लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो एक बुक है, ठीक है, द मॉडर्न स्टेट। हु रोट द बुक द मॉडर्न स्टेट? ठीक है, आधुनिक राज्य, ये बुक है, ये किसने लिखी है? RM मैकाइवर ने। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ठीक है, तो मॉडर्न स्टेट किसने लिखी है? RM मैकाइवर ने लिखी है ये बुक। और किस ईयर लिखी है आपने मुझे कमेंट करके बताना। और एक बात को आपको बता दें कि RM मैकाइवर ने कहीं ना कहीं स्टेट को दूसरे एसोसिएशन से अलग माना है। ठीक है, अपनी इस बुक के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि स्टेट जो है, जो समाज में दूसरी भी कई तरह की एसोसिएशंस होती है, संगठन होते हैं, तो राज्य जो है उनसे अलग है। ठीक है, वैसे भी राज्य के पास सोवरेनिटी होती है, प्रभुसत्ता होती है, और यही एक एलिमेंट होता है जो राज्य को दूसरे संगठनों से अलग करता है। सेकंड क्वेश्चन है, कोटेशन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछी जा चुकी है ये कोटेशन। दैट हु सेड द स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज़? राज्य क्या है? फैमिलीज़ का एक एसोसिएशन है। ठीक है, एक संगठन है, किसका? परिवारों का एक संगठन है। एंड विलेजेस, ठीक है, परिवार और गांव, ठीक है, इनका एक संगठन है राज्य। फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे अरिस्टोटल ने ये कोटेशन दी है। उन्होंने ये कहा कि राज्य क्या है? राज्य जो है अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और एक अच्छे और आत्मनिर्भर एग्जिस्टेंस, ठीक है, अस्तित्व के लिए ये आगे बना रहेगा। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस माना है राज्य को। ठीक है, कि राज्य क्या है? राज्य जो है लोगों का या परिवारों का और गाँवों का जो है एक समूह है। ठीक है, एसोसिएशन है, ठीक है, जो एक अच्छे जीवन के लिए या एक अच्छे जीवन के अस्तित्व के लिए बना रहता है। ठीक है, तो ये अरिस्टोटल ने ये कोटेशन कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट आ स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फैमिली एंड देयर कॉमन अफेयर्स। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पे दिए, लेकिन उन्होंने एसोसिएशन ऑफ फैमिली भी माना और इन्होंने जो है इसके साथ विलेजेस, लेकिन इन्होंने जो उनके फैमिलीज़ के कॉमन अफेयर्स को जो है यहाँ पे माना है। गवर्नड बाय सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन। ठीक है, स्टेट क्या है? एक एसोसिएशन है फैमिलीज़ और उन फैमिलीज़ के जो कुछ कॉमन अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनको किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? एक सुप्रीम पावर के द्वारा, मीन्स सोवरेनिटी के द्वारा जो है गवर्न किया जाता है। एंड बाय रीज़न, रीज़न मीन्स विवेक। अब आपके जो रूलर्स होंगे वो वही लोग होंगे जो जिनके पास विवेक होगा, रीज़न होगा, जो जिनके पास नॉलेज होगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये बोदिन ने जो है ये कोटेशन दी है दैट स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड देयर कॉमन अफेयर्स गवर्नड बाय सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन। तो आपने इस सेम कोटेशन है, एक अरिस्टोटल ने दिए, दूसरी बोदिन ने दिए। तो आपने बस इसको याद रखना है कि अरिस्टोटल क्या मानते और बोदिन क्या मानते, बाकी एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज दोनों ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट इज़ द पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी, राइट। तो वुड्रो विल्सन ने ये कोटेशन दी है राज्य के को लेकर। ठीक है, दैट स्टेट क्या है? उनके लिए लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड जो कि एक समूह है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा, जिनको जो लॉ के द्वारा उनको जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड है वो सारे लोग, ठीक है, कानून के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और वो डेफिनेट टेरिटरी पर रहते हैं, निश्चित भूभाग पे जो रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को जो है राज्य कहा जाता है। तो वुड्रो विल्सन ने ये कोटेशन दी है। नेक्स्ट, 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स, राज्य के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो 4 माने जाते हैं, जो मुख्य तौर पर एक पॉपुलेशन है। ठीक है, कि आपका स्टेट तभी एग्जिस्टेंस में आ सकता है जब वहाँ पे एक पॉपुलेशन हो, ठीक है, जनसंख्या हो। टेरिटरी हो, अब वो पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर टेरिटरी पे रहती हो। गवर्नमेंट हो, ठीक है, उस पॉपुलेशन को रूल करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, एक सरकार होनी चाहिए, कि शासन व्यवस्था होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन इज सोवरेनिटी, कि उसके पास एक ऐसी सुप्रीम पावर होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई भी उस राज्य के अस्तित्व को मिटा सके। ठीक है, या ऐसा ना हो कि उस राज्य के ऊपर आंतरिक या बाहरी तौर पर कोई
दबाव है, कोई प्रेशर है किसी और ऑर्गेनाइजेशन का या किसी और राज्य का, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर समझ लीजिए कि वो राज्य नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि सोवरेनिटी जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, जिस भी राज्य के पास सोवरेनिटी है, प्रभुसत्ता है, फिर वो राज्य जो है अपने आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों में बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी तरह के दबाव से वो बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। इसीलिए राज्य के जो है 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने जाते हैं। आपको अगर याद होगा, अगर आपने एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ा है, तो कौटिल्य ने जो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत दिया, मीन्स 7 अंग माने हैं राज्य के। और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने ऑलरेडी उस पर एक लेक्चर दिया हुआ भी है, ठीक है। अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए। और अगर आप जानते हैं कि कौन कौन से वो 7 एलिमेंट ऑफ द स्टेट थे एट दैट टाइम, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से वो 7 एलिमेंट्स हैं स्टेट के, ठीक है। तो करंट या मॉडर्न टाइम में हम 4 एलिमेंट्स देखते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सोवरेनिटी हैज़ बिन डिराइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुप्रेनस। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो वर्ड है सोवरेनिटी, जिसको हम प्रभुसत्ता कहते हैं, वो वर्ड कहाँ से लिया गया और उसका मतलब क्या है, ठीक है, और किस लैंग्वेज के वर्ड से वो लिया गया। तो ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, सुप्रेनस, और विच मीन्स सुप्रीम, ठीक है। सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम पावर। तो देखिए सोवरेनिटी हमने ऑलरेडी बताया कि सोवरेनिटी क्या है, ये स्टेट का एक एलिमेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपके पास सोवरेनिटी नहीं है और आपके पास पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, टेरिटरी है, तब भी आप जो स्टेट नहीं कहलाए जा सकते अगर आपके पास एक सुप्रीम पावर नहीं है, सोवरेनिटी नहीं है, ठीक है। तो प्रभुसत्ता क्या है कि आपके पास एक ऐसी सत्ता होती है, ठीक है, जो किसी के दबाव में नहीं है, ठीक है, स्वयं की एक ऐसी सत्ता, ठीक है, एक सुप्रीम पावर, एक सर्वोच्च सत्ता, ठीक है, जो किसी के दबाव में नहीं है। आंतरिक तौर पर भी किसी संगठन का जो है उस पर कोई दबाव नहीं होता, और बाहरी तौर पर भी किसी बाहरी राज्य का जो है कोई आपके ऊपर प्रभाव या दबाव नहीं होता है किसी भी तरीके से। तो दैट इज़ वाई सोवरेनिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द स्टेट। देखिए गवर्नमेंट को जो है राज्य का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। एक राज्य के अंतर्गत गवर्नमेंट भी इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, ठीक है। ब्रेन क्यों कहा जाता है? जिस तरह से देखिए ब्रेन जो है दिमाग जो है हमारे इंसान को चलाता है, ठीक है, उसी तरीके से जो सरकार है वो किसको चलाती है? वो राज्य को चलाती है, देश को चलाती है। अगर वहाँ पे सरकार नहीं है तो उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, और वो अपने आप में राज्य नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि एलिमेंट है गवर्नमेंट, उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और विदाउट गवर्नमेंट आप जो राज्य को रेगुलेट नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को जो है ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, ठीक है, राज्य का। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। राइट ऑफ मैन, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक जो है टॉम पेन ने 1971 में बुक लिखी है, और पहले भी ये बुक जो है मैच करने के लिए कई बार आ चुकी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। ये बुक है हेग की, फ्रेडरिक हेग की, जो 1960 में इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। तो हेग जो एक न्यू लिबरलिस्ट थिंकर है, ठीक है, नवउदारवादी विचारक है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उदारवाद का समर्थन करते हैं, ठीक है, मनुष्य की लिबर्टी का समर्थन करते हैं। इसीलिए जो हेग जो है 1960 में जो एक बुक लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। इसके अलावा इनकी और भी बुक्स हैं, ठीक है, वो भी आपको ज़रूरी याद रखनी चाहिए कि हेग से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स है, राइटिंग्स है, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये बुक भी बहुत बार मैच करने के लिए पूछी जा चुकी है। ये लिखी है अलेक्सिस डी टॉकविले, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, अलेक्सिस डी टॉकविले। और आपने मुझे ईयर बताना है कि ये बुक किस ईयर लिखी गई है। एंड 3 एसेज ऑन लिबर्टी, ठीक है, 3 एसेज ऑन लिबर्टी जो है J.S. मिल की बुक है, और ये अराउंड 1975 की बुक है शायद। तो आपने ये देख के मुझे बताना है, सर्च करके करना है कि J.S. मिल ने ये बुक कब लिखी है, ठीक है, 1875। तो आप मुझे फिर भी सर्च करके बताइएगा कि ये बुक कब लिखी गई है, ठीक है। अपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका ईयर बताइए। 3 एसेज ऑन लिबर्टी, J.S. मिल, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु सेड जस्टिस इज गिविंग टू एवरीबॉडी हिज ड्यू। देखिए बहुत साधारण सी डेफिनेशन है ये जस्टिस की है, जो कि प्लेटो ने दी है कि जस्टिस क्या है? एवरीबॉडीज़ या एवरी मैन्स हिज ड्यूज़, ठीक है, जो जिसका ड्यू बनता है उसको वो प्रोवाइड करवाना ही जस्टिस बनता है, ठीक है। तो देखिए प्लेटो का जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये इनके डायलॉग रिपब्लिक में दिया गया है, ठीक है। और जस्टिस को डिफ़ाइन करने से पहले इन्होंने जो है ऑलरेडी एक डायलॉग किया, ठीक है, जिसमें आपके थ्रेसिमेकस है, पॉल मार्क्स है, ठीक है, सिफाल्स है। तो इन लोगों से इन्होंने पूछा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ जस्टिस, ठीक है। इन लोगों ने अपने तरीके से जस्टिस की एक अलग अलग डेफिनेशन दी। हमने ऑलरेडी प्लेटो वाला जो चैप्टर उसमें हमने बताया है कि क्या क्या उन्होंने कहा है कि जस्टिस क्या है। लेकिन फाइनली जब प्लेटो की बारी आती है तो वो कहते हैं कि जस्टिस इज़ नॉट अ
आउटर थिंग, ठीक है। जस्टिस कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये एक इनर इमोशन है, एक इनर एलिमेंट है आपके अंदर जो होना चाहिए जस्टिस का, कि आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि आप जो है अपने कार्य को करें, मतलब अपने क्षेत्र में सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करें, ठीक है, दूसरे के कार्य में हम हस्तक्षेप ना करें। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, एक जस्टिस होगा, न्याय की स्थापना करना होगा। क्योंकि उन्होंने देखिए हमारे जो 3 गुण होते हैं, आत्मा के 3 गुण माने, एक एपिटाइट माना है, एक आपका करेज माना है, ठीक है, और आप एक और एक जो आपका रीज़न माना है। जो एपिटाइट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी के 3 क्लासेस की इन्होंने, कि एपिटाइट्स रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोड्यूसर क्लास को, ठीक है, और आपकी जो करेज है, करेज जो आपका गुण है, वो गुण किसको रिप्रेजेंट करता है, समाज की जो आपका जो सोल्जर क्लास है उसको, और जो फाइनली जो आपका विवेक है, जो आपका रीज़न है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रूलिंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जब इन तीनों गुणों में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। वैसे ही समाज में अगर विस्तृत स्तर पर देखें तो न्याय जो समाज में जब इन 3 क्लासेस के बीच जो एक सामंजस्य स्थापित होगा, जिसमें रूलर्स सिर्फ अपना काम करेंगे, सोल्जर्स अपना काम करेंगे, और जो आपकी एपेटाइट क्लास है, प्रोड्यूसर क्लास है, वो अपना काम करेगी, तो कहीं ना कहीं न्याय की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो एवरी मैन्स ड्यूज, वो क्या है कि सिर्फ अपने अपने काम को करो, ठीक है, किसी के काम में एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्लेटो इज़ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 1971 में लिखी गई है, और ये जॉन रॉल्स ने लिखी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एंड हु ओरिजिनेट द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है, जो मल्टीकल्चरलिज्म है या बहुसंस्कृतिवाद है, ठीक है, उसकी जो फाउंडेशन किसने रखी है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन, तो बिल किमलिका और भीखू पारेख इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा है आपको कि मैच करने के लिए थिंकर्स भी पूछे जाते हैं कि कौन सा थिंकर जो है किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ या किस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या थॉट के साथ जो जुड़ा हुआ है। तो बिल किमलिका और भीखू पारेख जुड़े हैं मल्टीकल्चरलिज्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल किमलिका जो आएगा क्या है, बिल किमलिका इज़ अ मेन ऑरिजिनेट द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ द मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एसोसिएटेड विद द क्रिएटिव फ्रीडम। तो क्रिएटिव फ्रीडम के साथ कौन एसोसिएटेड है, CB मैकफर्सन। और CB मैकफर्सन का जो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म है और क्रिएटिव फ्रीडम, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ कि 2 कॉन्सेप्ट इनके ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर क्रिएटिव फ्रीडम नहीं पूछा गया तो कहीं ना कहीं पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म को ज़रूर मैच करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपने याद रखना CB मैकफर्सन ने जो डेमोक्रेसीज़ को भी इन्होंने अलग अलग कैटेगराइज किया है, एक वो चीज़ इनकी आती है और इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स और इनके कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्रिएटिव फ्रीडम की बात भी किसने की है, CB मैकफर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट मैन इज़ बॉर्न फ्री हाउएवर एवरीवेयर इन चेन, ठीक है। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ लेकिन फिर भी वो हर जगह बेड़ी में बंधा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जीन जैकस रूसो ने दी है, जो कि सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। तो 1789 में ये बुक जेरमी बेंथम ने लिखी है। और जेरमी बेंथम को आप जानते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म के फादर हैं, उपयोगितावाद के फादर हैं, जो ये मानते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी लॉ है या स्टेट है, वो तभी उसकी यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता तभी है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है। मीन्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, आपको इनकी कोटेशन याद ही होगी, ठीक है। इस तरह से मैच करने के लिए भी आता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इस चीज़ की बात कौन करता है, तो वो जेरमी बेंथम महाराज है, जो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले, ठीक है। तो जेरमी बेंथम ने ये बात कही है, और ये जो है लॉक का जो नेचुरल राइट का जो सिद्धांत था उसको जो है क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो प्राकृतिक अधिकारों का जो एक सिद्धांत दिया वो जस्ट एक बकवास है, ठीक है। क्योंकि जेरमी बेंथम जो है कहीं ना कहीं राज्य के कानूनी सिद्धांत को मानते हैं, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत को मानते हैं कि अधिकार आपके तभी आएंगे जब राज्य बनेगा, ठीक है। जब राज्य ही नहीं तो आप किस तरह के अधिकारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो जॉन लॉक है वो ये मानते हैं कि जो आपके अधिकार हैं वो आपको जो राज्य बनने से पहले से हैं ना, प्राकृतिक अवस्था से हैं, जब आप नेचुरल स्टेट ऑफ सिचुएशन में थे, जब एक राज्य नहीं था, उसके पहले भी आपके अधिकार थे, ठीक है, जिनको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। तो जेरमी बेंथम ने इसको जस्ट बकवास कहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहते हैं, इन्होंने बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, तो 1789 की जेरमी बेंथम की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता किसको माना जाता है? हुगो ग्रोशियस। ठीक है, हुगो ग्रोशियस। ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु गवर्न बुक इज रिटन बाय रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पब्लिक एड में पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है हु गवर्न, ये कब लिखी गई है आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि हु गवर्न बुक कब लिखी गई है, किसने लिखी है? रॉबर्ट डाहल ने। बहुत बारी मैच करने के लिए आता है, एक रॉबर्ट डाहल का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोलियार्की। ठीक है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हु इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन अप्रोच। कम्युनिकेशन अप्रोच को भी मैच करने के लिए पूछा जाता है और वो पूछा जाता है कि ये कम्युनिकेशन अप्रोच किसके कहाँ से ली गई है। ठीक है, साइबरनेटिक्स से डेवलप्ड है ये, और ये जो अप्रोच इसका जो मेन एक्सपोनेंट है वो कौन है? कार्ल डब्ल्यू डॉश। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ कम्युनिटेरियंस, जो समुदायवादी हैं। ठीक है, कौन कौन है मुख्य समुदायवादी? चार्ल्स टेलर है, माइकल सैंडलर और माइकल वॉल्जर है। ठीक है, तो इन लोगों से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्ट कम्युनिटेरियन से तो बहुत ही ज़्यादा बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स टेलर है, माइकल सैंडलर और वॉल्जर हैं। ठीक है, जो ये मानते हैं कि एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी एग्जिस्टेंस तभी है जब वो कम्युनिटी में रहता है, एक समुदाय में रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो हर बात के लिए समुदाय का ऋणी है, समाज का ऋणी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो उदारवाद है, लिबरलिज्म है, उसके बिल्कुल विपरीत है। ये उदारवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है विवेकशील है। ठीक है, उसके पास इतना विवेक है कि वो बिना किसी की हेल्प से भी वो अपना भला कर सकता है, या उसको किसी भी प्रकार के समुदाय या किसी प्रकार के राज्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कम्युनिटेरियंस ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है व्यक्ति होने से पहले एक समुदाय का सदस्य होता है। अगर वो किसी समुदाय का सदस्य नहीं है फिर वो व्यक्ति नहीं है। ठीक है, समुदाय के प्रति वो ऋणी है। ठीक है, समुदाय का एक मेंबर है और उसकी जो जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी कब कहाँ पॉसिबल है? एक समुदाय के मेंबर होने के नाते उसकी सारी जो डेवलपमेंट है वो सारी पॉसिबल है, संभव है। ठीक है, इसीलिए कम्युनिटेरियंस जो है लिबरलिस्ट को जो है क्या करते हैं? आलोचना करते हैं उनकी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आपके सामने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक